हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राम राम सभी को। वेलकम टू माय चैनल टेक स्पार्क विद रिया। तो आज हम अपना लेक्चर 9 स्टार्ट करेंगे। और उससे पहले अगर आपने मेरा लेक्चर 8 जिसमें हमने एरेस और उसकी कुछ एडवांटेजेस, साथ ही में एरेस की टाइप्स और एरेस के कुछ मेथड्स को कवर किया था, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसको एक बार जरूर देख लेना। और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही में मेरे वीडियोस को और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो बिना किसी डिले के साथ आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा कौन सा टॉपिक है? कंडीशनल स्टेटमेंट। तो कंडीशनल स्टेटमेंट सबसे पहले हम देखने वाले हैं अपनी इफ स्टेटमेंट, देन देखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट, फिर देखेंगे एल्स इफ स्टेटमेंट और लास्ट में देखेंगे स्विच स्टेटमेंट। और साथ ही में हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस को भी क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट अपने पास होती क्या है सी शार्प में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है इसकी डेफिनेशन। सो कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट द डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ द कोड बेस्ड ऑन द सर्टेन condition, and then these statements help in the decision making by checking the conditions and controlling the flow of execution। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, जो कंडीशनल स्टेटमेंट होती है ना वो एग्जीक्यूट करती हैं कुछ मतलब ब्लॉक्स ऑफ कोड को। बट वो कौन से ब्लॉक ऑफ कोड वर्क करेंगे डिपेंड करता है वो हमारी जो हमने उसमें कंडीशन पास करी है उसके अकॉर्डिंग। तो ये बेसिकली कर क्या रही है, डिसीजन ले रही है किस पे किसके ऊपर ले रही है। जो हम उसको कंडीशन दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये अपने क्या ले रही है, डिसीजंस ले रही है। तो इसको बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट उसने करना क्या, डिसीजन लेना बेस्ड ऑन सम सर्टेन कंडीशंस और सम सर्टेन सिचुएशंस। ठीक है, इसकी एक और छोटी सी डेफिनेशन है, कंडीशनल स्टेटमेंट अलाउ द प्रोग्राम टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन दी कंडीशन। ठीक है, वही बात बोल रहे हैं कि कंडीशंस के ऊपर इसको डिसीजन लेना पड़ेगा कि वो क्या करेगा। और जो भी इसका रिजल्ट है लाइक वो ट्रू और फॉल्स के बेस पे अपने को पता लगता है। कैसे कि जैसे कि हम कंडीशन लगा रहे हैं, हमने आज देखा कि हमारा वेदर ऐसा है तो हम उसके अकॉर्डिंग अपनी सिचुएशन सोच रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। कि सपोज अगर आज मतलब बारिश होगी, मतलब रेन होने के चांसेस हैं, तो मैं क्या करूंगी, जो मेरा अम्ब्रेला है वो मैं क्या करूंगी अपने साथ लेके जाऊंगी। और अगर मेरे को लग रहा है कि आज बारिश होने के कोई भी चांसेस नहीं है तो अम्ब्रेला को मेरे साथ जान मतलब उठाने की मेरे को कोई भी नीड नहीं है। तो मतलब ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, उसके अकॉर्डिंग मैं अपना क्या करूंगी, डिसीजन लूंगी। तो इस तरह से डिसीजन मेकिंग या कंडीशनल स्टेटमेंट वर्क करती है। और सी शार्प में 4 टाइप्स की कंडीशनल स्टेटमेंट होती है। कौन कौन सी, इफ स्टेटमेंट, फिर इफ एल्स स्टेटमेंट, देन आता है एल्स इफ स्टेटमेंट और लास्ट आती है स्विच स्टेटमेंट। तो हम हर एक स्टेटमेंट्स को वन बाय वन कवर करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे वर्क करती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास आती है अपनी इफ स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट क्या है वो देखते हैं। सो द इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ए ब्लॉक्स ऑफ कोड ओनली इफ द कंडीशन इवेल्युएट्स टू ट्रू। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो इफ स्टेटमेंट है वो अपना तभी वर्क करेगा, जो हमारी जो उसमें इफ कंडीशन हमने लगाई है वो क्या होगी, अगर हमको उसका रिजल्ट क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है, तभी हमारी जो है इफ कंडीशन वो क्या करेगी, वर्क करेगी। ठीक है, देन वो क्या बोल रहा है, इफ द कंडीशन इज फॉल्स, अगर जो मेरी कंडीशन है वो फॉल्स है, द कोड इनसाइड द इफ ब्लॉक विल बी स्किप। तो उसके बाद क्या होगा, अगर मेरी कंडीशन जो हमने लगाई वो फॉल्स आ रही है तो जो भी इफ ब्लॉक के अंदर कोई भी कंडीशन मैंने लिखी है वो उसको क्या कर देगा, स्किप कर देगा। स्किप कर देगा मतलब वो क्या हो जाएगा, वो कंसोल विंडो से बाहर आ जाएगा, बट वो कोड उसके अंदर लिखा हुआ एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं हमारा ये सिंटेक्स है। सिंटेक्स इसको देखो कैसे लिखते हैं, इफ पहले लिखते हैं फिर उसके अंदर हम अपनी कंडीशन लगाते हैं। और कंडीशन अगर तो मेरी क्या आ जाएगी, ट्रू आ जाएगी। तो जो जो भी इसके अंदर कोड लिखा होगा, कोड टू एग्जीक्यूट इफ द कंडीशन इज ट्रू, मतलब जो भी इसके अंदर मैंने कंसोल लिखा होगा, कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर जो भी मैं प्रिंट करना चाहती हूँ अपना रिजल्ट स्क्रीन पे, वो मैं इसके अंदर लिख दूंगी। तो मतलब फिर वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। होगा कब, जब मेरी कंडीशन ट्रू होगी। तो इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक इंटीजर ले रहे हैं जिसमें हम नम की वैल्यू को क्या कर रहे हैं, 10 पास कर रहे हैं। तो हम आगे कंडीशन लगा रहे हैं कि क्या जो मेरा नम है वो ग्रेटर देन 5 है। तो ये कंडीशन चेक की जाएगी कि 10 ग्रेटर देन 5 है, हाँ ये तो मेरी कंडीशन ट्रू होगी। ट्रू होगी तो इसका मतलब ये ब्लॉक के अंदर जाएगा, ब्लॉक के अंदर जाएगा तो उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखी होगी वो क्या कर देगा, उसको प्रिंट कर देगा। तो मेरी जो आउटपुट होगी वो क्या आएगी, नंबर इज ग्रेटर देन
5, ये मेरी आउटपुट मेरे को दे देगा। सपोज करके अगर हमने जो यहाँ पे नंबर दिया होता वो 3 दिया होता, तो 3 देने के बाद हम चेक करते मेरी कंडीशन क्या, 3 मेरा ग्रेटर देन 5 है, तो ये मेरी कंडीशन क्या हो जाती है उस टाइम पे, फॉल्स हो जाती है। अगर मेरी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती तो ये क्या करता, जो अंदर के जो ब्लॉक हैं उसमें इसने जाना ही नहीं था, उसने उसके अंदर का कुछ भी कंडीशन को या स्टेटमेंट्स को रन करना ही नहीं था, उसने क्या आ जाना था, सीधा उस ब्लॉक से बाहर आ जाना था। और ब्लॉक के बाहर आने का मतलब क्या है, अब जो मेरी कंसोल की विंडो थी जो कि मेरे को क्या दिखती है, एकदम ब्लैक कलर की दिखती है इस फॉर्मेट में। यहाँ पे तो कंसोल का अपने को रिजल्ट दे रहा है ना, मतलब कंसोल विंडो पे मेरा कंडीशन ट्रू था इसीलिए मेरे को रिजल्ट दे रहा है। बट अगर मेरी कंडीशन फॉल्स थी तो वो क्या करता है, ये मेरी जो ब्लैक वाली स्क्रीन है इसको क्या दिखाता, एम्प्टी दिखा देता, मतलब उस स्क्रीन से वो बाहर आ जाता, उस पर कुछ भी शो नहीं करता। तो आगे इसका क्या बोलते हैं, एक्सप्लेनेशन क्या है, इफ नंबर वाज 4 द कंडीशन वुड बी फॉल्स एंड नथिंग वुड बी प्रिंटेड। वही बात बोल दी, अगर मैंने लाइक आप नंबर 3 ले लो या 4 ले लो, आपने देखा तो आपकी कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो आपको कुछ भी ये प्रिंट नहीं करेगा तो आपकी कंसोल विंडो एम्प्टी रहेगी। तो इस तरह से जो हमारी इफ कंडीशन है वो वर्क करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इफ एल्स स्टेटमेंट को हम देख रहे हैं। तो इफ एल्स स्टेटमेंट इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू एग्जीक्यूट वन ब्लॉक इफ द कंडीशन इज ट्रू एंड देन द अनदर ब्लॉक इफ द कंडीशन इज फॉल्स। तो इसका क्या मतलब है, इफ एल्स स्टेटमेंट जो होती है हमारी वो कब वर्क करती है, वो कब एग्जीक्यूट करती है, उसका एक ब्लॉक तो तब वर्क करेगा जब उसकी इफ वाली कंडीशन जो है वो क्या होएगी, ट्रू हो जाएगी, तब वो एक ब्लॉक वर्क कर जाएगा। एल्स क्या होगा, अनदर ब्लॉक हमारा तब वर्क कर जाएगा जब उसकी दूसरी मतलब इफ की कंडीशन जब वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। तो इसमें क्या बोल रहा है, पहले इसका सिंटेक्स देखते हैं, सिंटेक्स से समझते हैं, फिर आपको मैं इसकी एग्जांपल से समझाती हूँ। तो इसका ये सिंटेक्स है, इफ के साथ हमने कंडीशन पास करी, अगर तो मेरी ये वाली कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है, तो इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखी होगी, जो भी कंसोल करवाना चाहती हूँ मैं, वो मेरा कंसोल हो जाएगा। कोड टू बी एग्जीक्यूट इफ द कंडीशन इज ट्रू, अगर मतलब इसके अंदर अगर मेरी इफ कंडीशन ट्रू है तो मेरा क्या करेगा, इसके अंदर की लिखी हुई स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। एल्स में क्या जाएगा कि अगर सपोज मेरी जो ये कंडीशन है फर्स्ट वाली की फॉल्स हो जाती है, तो ये मेरा ब्लॉक के अंदर जाएगा ही नहीं, उसके अंदर कुछ भी नहीं देखेगा, सीधा नेक्स्ट वाले ब्लॉक पे आ जाएगा, क्योंकि फॉल्स कंडीशन अभी वर्क कर रही है अपनी। तो ये क्या करेगा, उसके अंदर का जो भी लिखा हुआ स्टेटमेंट है या जो भी वो कंसोल कराना चाहता है वो क्या कर देगा, स्क्रीन पे उसको प्रिंट कर देगा। मतलब कोड टू बी एग्जीक्यूट इफ द कंडीशन इज फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसकी एग्जांपल क्या है, अगर तो नम मेरा 10 है, फिर हम उसको मतलब नम की वैल्यू मेरे पास क्या है, हम पास कर रहे हैं 10, तो हम चेक करें इफ कंडीशन में कि 10 ग्रेटर देन 5 है, हाँ तो मेरी ये फर्स्ट वाली कंडीशन क्या हो गया, अभी ट्रू हो गया। अगर ट्रू हो गया तो मेरे को कंसोल में क्या देगा, मेरा ग्रेटर देन 5 ये मेरे को प्रिंट कर देगा। बट अगर मैंने क्या किया कि जो मेरा नम है उसकी वैल्यू मैं क्या दे रही हूँ, 3 दे रही हूँ, तो अब मैंने यहाँ पे चेक किया कि क्या 3 ग्रेटर देन 5 है, तो यहाँ पे मेरी कंडीशन क्या हो रही है, वो फॉल्स हो रही है। तो मैंने बताया अगर फॉल्स कंडीशन हो जाएगी तो कौन सा ब्लॉक वर्क करता है, मेरा एल्स वाला ब्लॉक वर्क करेगा। तो अब वो इस वाले ब्लॉक के अंदर जाएगा ही नहीं, उसके अंदर की स्टेटमेंट्स को वो बिल्कुल देखेगा ही नहीं। तो मतलब मेरा ये जो सेकंड वाला ब्लॉक है एल्स वाला, वो वर्क करेगा, एल्स वाले ब्लॉक में वो जाएगा, तो वो क्या प्रिंट कर देगा वहां पे, लेस देन और इक्वल्स टू 5, क्योंकि मेरी अभी एल्स वाली कंडीशन क्या हो चुकी है, एक तरह से ट्रू हो चुकी है। अगर इफ का ये फॉल्स होएगा तो मतलब सेकंड वाला ब्लॉक जो मेरा एल्स वाला है वो क्या कर देगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। और इसमें भी उन्होंने वही बोला कि अगर नंबर 4 है तो कंडीशन फोर्थ हो जाएगी, तो लेस देन और इक्वल्स टू 5, मतलब कि अगर ये कंडीशन मेरी इफ वाली फॉल्स है तो मतलब एल्स वाली वर्क करेगी, तो एल्स के अंदर जो मेरा रिजल्ट है लेस देन और इक्वल्स टू 5, तो ये मेरा क्या होएगा, प्रिंट कर देगा मेरी आउटपुट स्क्रीन पे। तो इस तरह से इफ एल्स की जो कंडीशन है वो वर्क करती है, ठीक है। देन अपने पास आती है अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट, कौन सी, एल्स इफ स्टेटमेंट। तो the else if statement is basically used when there are the multiple condition to check। तो इसका क्या काम है, जब हमारे पास क्या है, हमारी मल्टीपल कंडीशंस हो चेक करने के लिए, तब हम अपने else if स्टेटमेंट को यूज में लाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, नेक्स्ट लाइन, इट हेल्प्स अवॉइड राइटिंग मल्टीपल इफ स्टेटमेंट सेपरेटली। तो इसमें क्या है, हमको जो मल्टीपल टाइम्स इफ स्टेटमेंट को लिखना पड़ता था पहले, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसका ये सोल्यूशन है कि हम जो सेपरेटली इफ एल्स करके लिखते थे, हमें बार बार उसको लिखने की जरूरत नहीं है। एल्स इफ स्टेटमेंट से हम मल्टीपल टाइम की जो इफ स्टेटमेंट को सेपरेटली लिख रहे हैं उसकी प्रॉब्लम को क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। उसका सिंटेक्स देखते हैं कैसे। तो ये उसका हमारे पास सिंटेक्स है। सबसे पहले हम इफ लिखते हैं, फिर कंडीशन लिखते हैं, फिर हम इस कंडीशन को क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। अगर तो मेरी ये कंडीशन ट्रू है तो मेरे अंदर का कोड एग्जीक्यूट कर जाएगा, और जो मेरी रिमेनिंग 2 कंडीशन है उसको ये क्या है, यहाँ पे चेक ही नहीं करेंगे, नो नीड टू चेक।
रिमेनिंग कंडीशन, ठीक है। तो बस इसी ब्लॉक को वो चेक करेगा, ट्रू होने पे ये कंडीशन को वो एग्जीक्यूट कर देगा। बट अगर सिनेरियो ऐसा होता है कि जो मेरी ये कंडीशन थी वो फॉल्स हो जाती है किसी रीजन से, अगर ये फॉल्स होगी तो ये इस कंडीशन को छोड़ देगा, इस कंडीशन के अंदर की स्टेटमेंट तक को भी नहीं देखेगा वो। फिर वो क्या करेगा, मेरी जो रिमेनिंग बची हुई कंडीशन है उसको चेक करेगा, फिर वो एल्स इफ की कंडीशन में जाएगा। अगर तो मेरी यहाँ पे सपोज कंडीशन होगी ट्रू, तो ये क्या करेगा, इस कोड को एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट कर देगा। तो वो क्या होगा, अगर ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो गया तो जो मेरा लास्ट वाला एल्स ब्लॉक है उसको देखने की नीड नहीं है, वो मतलब उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपकी जहां पे भी कंडीशन ट्रू हो जाती है, वहीं की उसकी जो लिखी हुई अंदर की स्टेटमेंट है उसको वो एग्जीक्यूट कर देगा, और रिमेनिंग जो भी ब्लॉक्स होंगे उसको चेक करने की नीड नहीं होगी, ये आपको याद रखने। बट अगर ऐसा हो गया कि इफ की स्टेटमेंट, एल्स इफ की स्टेटमेंट, सारी स्टेटमेंट आपकी क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो लास्ट वाला ब्लॉक होएगा ना एल्स ब्लॉक, तो तब वो वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, और उसमें उन्होंने मेंशन भी किया है कोड टू बी एग्जीक्यूट इफ नन ऑफ द कंडीशन आर ट्रू। अगर आपकी रिमेनिंग जो भी कंडीशन है वो ट्रू नहीं होती, तो फिर हमारा कौन सा ब्लॉक वर्क कर देगा, एल्स वाला ब्लॉक वर्क करेगा। और एल्स वाले ब्लॉक के अंदर की लिखी हुई जो भी स्टेटमेंट होगी वो मेरी क्या आ जाएगी, मेरी आउटपुट आ जाएगी। ओके, और हम इसको अब देखते हैं इसकी एग्जाम्पल से। हम क्या करें, नम की वैल्यू 10 पास कर रहे हैं, यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं इस कंडीशन में कि जो 10 है क्या वो ग्रेटर देन 10 है। तो ये मेरी कंडीशन क्या है, गलत है। गलत है तो मतलब ये मेरी फॉल्स होगी, तो हम इस ब्लॉक के अंदर के लिखे हुए मैसेज को देखेंगे ही नहीं। हम अब क्या करेंगे, अपने इस ब्लॉक को स्किप करके अपने नेक्स्ट ब्लॉक पे जाएंगे। तो एल्स इफ कंडीशन को चेक किया जा रहा है, क्या मेरा 10 इज इक्वल टू 10 है। तो यहाँ पे मेरी कंडीशन क्या होगी, अब ये ट्रू हो गया, तो ट्रू होगी तो मतलब मेरा ये वाली लाइन को क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा, और मेरा ये क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा इक्वल्स टू 10 वाला। तो अब क्या इसको एल्स ब्लॉक में जाने की नीड है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गया तो ये एल्स ब्लॉक में जाएगा ही नहीं। तो अब इसकी लास्ट लाइन पढ़ते हैं, इफ नम वाज 8 बोथ कंडीशन वुड बी फॉल्स एंड एल्स ब्लॉक लेस देन 10 वुड बी एग्जीक्यूट। तो इसमें क्या बोल रहा है कि अगर मेरी नम की वैल्यू, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो मेरा नम था उसको मैं 8 पास ऑन कर रही हूँ, तो अब मेरा चेक किया जाएगा फर्स्ट कंडीशन में, क्या मेरा 8 ग्रेटर देन 10 है। तो ये मेरी कंडीशन यहाँ पे इफ वाली क्या हो गई है, फॉल्स हो गया है। फिर वो मेरी एल्स इफ की कंडीशन में जाएगा, क्या मेरा 8 इज इक्वल्स टू 10 है। तो यहाँ पे भी मेरी कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स। तो अब ये सारी कंडीशन इफ एल्स इफ की क्या हो चुकी है, फॉल्स हो चुकी है। तो ये मेरा क्या करेगा, लास्ट वाले ब्लॉक पे चला जाएगा, तो एल्स ब्लॉक यहाँ पे वर्क करेगा, और एल्स ब्लॉक के अंदर का लिखा हुआ कुछ भी होगा वो क्या कर देगा, मेरी आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। तो मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा, अगर मेरी नम की वैल्यू 8 रहती है तो मेरा जो आउटपुट है वो लेस देन 10 मेरी आउटपुट स्क्रीन पे शो करेगा। तो इस तरह से एल्स की स्टेटमेंट वर्क करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपने पास आती है अपनी स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट का क्या काम होता है, द स्विच स्टेटमेंट इज यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव टू मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट। तो जब हम मल्टीपल टाइम इफ एल्स स्टेटमेंट को लिखते हैं, तो ये उस प्रॉब्लम को सोल्व करने का एक, कह सकते हो आप, अल्टरनेटिव सोल्यूशन है अपने पास। कि आपको मल्टीपल टाइम्स जो इफ और एल्स स्टेटमेंट को लिखना पड़ रहा है ना, जब आप उस कोड को लिखते हो, जैसे इफ लिख दिया, फिर एल्स इफ वाली आ गई, फिर अनदर एल्स इफ आ गया, है ना, या उसके अंदर फिर से आप इफ लगा रहे हो, फिर एल्स लगा रहे हो, फिर आप अनदर कंडीशन, ऐसे करते करते मतलब सो एंड सो ऑन, आप इफ एल्स कंटिन्यूसली यूज कर रहे हो, मल्टीपल टाइम उस प्रॉब्लम, मल्टीपल टाइम उस स्टेटमेंट को यूज करते चले जा रहे हो। तो उस चीज को सॉल्व करने के लिए कौन सा अपने पास कंडीशन या स्टेटमेंट यूज किया जाता है, कंडीशनल स्टेटमेंट, वो है स्विच। तो स्विच से जो आपका मल्टीपल टाइम लिखने वाला काम है वो क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, और आप अब उसको स्विच से इजीली वे में कर सकते हो। तो देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। सो इट कंपेयर्स अ सिंगल वेरिएबल अगेंस्ट द मल्टीपल वैल्यूज या केसेस एंड एग्जीक्यूट द मैचिंग केस। तो इसमें क्या बोला गया है कि ये क्या करता है, कंपेयर करता है एक सिंगल वेरिएबल, मतलब कि अपना यहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल लेते हो, उस वेरिएबल में कोई वैल्यू पास करते हो, फिर उस वैल्यू को क्या किया जाता है, जो भी आपके मल्टीपल वैल्यूज बोल लो, या फिर आप क्या बोलते हो मल्टीपल केस जो आपने वो क्रिएट करे हैं, उस केसेस से मैच किया जाएगा। तो जो उस वेरिएबल की वैल्यू है, मतलब वैल्यू किसकी, उस वेरिएबल की, अगर किसी भी पर्टिकुलर केस के साथ वो क्या हो जाती है, अगर तो वो मैच हो गई, तो वो उसके अकॉर्डिंग वो वाला, उसके अंदर जो भी वैल्यू लिखी होगी, कंसोल लिखा होगा या आप कह लो, उसकी स्टेटमेंट को क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, इसके आपका एग्जांपल नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कैसे। तो नेक्स्ट क्या है, द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जिट द स्विच ब्लॉक आफ्टर एग्जीक्यूटिंग अ केस। उन्होंने इसके
बारे में ये भी बोला है। उसके पहले आप इसका सिंटेक्स समझो, फिर आपको मैं इसका लास्ट पॉइंट समझाती हूँ। तो इसका सिंटेक्स क्या है, स्विच स्विच के अंदर आप क्या पास कर रहे हो, एक्सप्रेशन पास कर रहे हो। एक्सप्रेशन मतलब उस वेरिएबल को पास कर रहे हो, ठीक है। और फिर क्या है, हम इसको ब्रेसेस लगाएंगे, ये लगाई यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर लाइक उसमें हम अपने केसेस पास करें, केस, फिर वैल्यू 1 पास करेंगे, फिर हम कोलन लगाते हैं। फिर क्या करते हैं, अगर तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये और इसकी वैल्यू अगर इसके साथ मैच हम कर रही है, तो मेरा ये वाला क्या करेगा, कोड टू एग्जीक्यूट इफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन जो लिखा है वो और जो ये मेरी वैल्यू 1 है वो आपस में क्या कर गए हैं, मैच कर गए हैं। तो मेरा ये वाला केस एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये क्या कर देगा, यहाँ से ब्रेक कर देगा, ठीक है। अगर तो ये केस अगर मैच नहीं होता तो केस 2 चेक किया जाएगा, फिर केस 2 अगर एग्जीक्यूट कर जाता है तो ये क्या कर देगा, उसको ब्रेक कर देगा। और अगर मेरा केस 1 भी मैच नहीं करा, केस 2 भी मैच नहीं करा, तो इसमें ये बाय डिफॉल्ट जो लास्ट वाली वैल्यू होती है, इसके लिए हम क्या लिखते हैं, डिफॉल्ट लिखते हैं। ये डिफॉल्ट के लिए होता है, ठीक है। मतलब कि अगर कोई भी केस मैच नहीं करा तो आपका ये डिफॉल्ट जो है ये वाला ऑप्शनल ब्लॉक होता है, तो ये वाला ब्लॉक क्या होता है ना, एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। कोड टू एग्जीक्यूट इफ नन ऑफ द केस मैच, कोई भी केस मैच ना नहीं होगा तो डिफॉल्ट वाला चल जाएगा, ठीक है। और इसमें भी आप देख रहे हैं ब्रेक, तो ब्रेक एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें अपना ब्रेक जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इम्पोर्टेंट रोल प्ले। और ये क्यों बोला गया, अगर आप सपोज ब्रेक नहीं लगाते, आपका केस मैच हो गया, अगर आप ब्रेक नहीं लगा रहे हो तो उसके साथ साथ जो रिमेनिंग भी आपके केसेस है ना वो भी एग्जीक्यूट हो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने बोला कि द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जिट द स्विच ब्लॉक आफ्टर एग्जीक्यूटिंग अ केस। कोई भी केस एग्जीक्यूट कर रहे हो तो आपको हर एक केस के खत्म होने के बाद, मतलब जो भी आप उसके अंदर स्टेटमेंट को कंसोल करना चाहते हो उसके बाद आपको ब्रेक लगाना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं लगाओगे तो क्या हो जाएगा कि आपकी नेक्स्ट वाली भी स्टेटमेंट साथ में एग्जीक्यूट होती जाएंगी। तो ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए ब्रेक स्टेटमेंट को यूज करना पड़ेगा। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में इसकी एग्जांपल से समझते हैं। तो ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है, इसमें देखो कि हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल लिया डे नाम का, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, अपनी फ्री वैल्यू को उस डे नाम के वेरिएबल में पास कर रहे हैं। तो अब क्या कर रहे हैं, जब स्विच है ना, स्विच के अंदर क्या एक्सप्रेशन पास किया जाता है, एक्सप्रेशन पास मतलब उसके अंदर हम क्या करेंगे, वो वाला जो वेरिएबल है उसको पास करेंगे। फिर हम उसके आगे फर्दर केसेस बनाएंगे, केसेस मतलब केस 1 चेक किया जाएगा, केस चेक किया जाएगा, मतलब केस के अंदर उसकी वैल्यू को चेक किया जाएगा कि क्या डे की वैल्यू यहाँ पे 1 है जो इस केस में हमने पास करी है। तो यहाँ पे हमने चेक किया वो गलत है, नहीं, क्योंकि जो डे की वैल्यू है वो अपने पास ऊपर पास क्या करेगी है 3। तो क्या 3 इस 1 के इक्वल है, नहीं है, तो मतलब ये केस को एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं। एग्जीक्यूट नहीं करेगा मतलब इसको इस ब्लॉक के अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है, ये यहाँ से क्या चला जाएगा, अब सेकंड केस पे जाएगा। तो सेकंड केस को चेक किया जाएगा, केस 2 है, मतलब यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या है, 2 है। तो क्या मेरी जो 1 है वो मेरे 2 के इक्वल है, नहीं, तो ये वाले ब्लॉक में भी वो नहीं जाएगा। फिर ये मेरे केस 3 में चला जाएगा, फिर 3 वाला केस चेक करेंगे तो उसमें क्या है कि जो मेरा एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू इस केस के साथ मैच करती है। मतलब मेन क्या चेक किया जाता है, जो हमारा एक्सप्रेशन होता है ना उसको इज इक्वल टू इसको जो भी मेरे केस की क्या रहती है, वैल्यू रहती है उसके इक्वल होना चाहिए। मतलब एक्सप्रेशन क्या था, ऊपर मेरा डे था, डे की वैल्यू मैं ऊपर क्या पास कर रही थी, 3। तो क्या जो मेरी 3 है और मेरे केस की जो वैल्यू मैं पास कर रही हूँ वो भी क्या 3 है। तो हाँ, ये वाली कंडीशन मेरी क्या हो जाएगी, ट्रू, क्योंकि यहाँ पे मेरी 3 वैल्यू है और मेरे एक्सप्रेशन की भी 3 वैल्यू, तो दोनों की 3 वैल्यू है, तो मेरा कौन सा कोड एग्जीक्यूट कर जाएगा, वेडनेसडे। तो ये मेरे को मेरी एज आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा और ये ब्रेक करके वहां से चला जाएगा। तो मेरी जो कंसोल विंडो है वहां पे क्या लिखा आ जाएगा, वेडनेसडे, ठीक है। और अगर ये मैं ब्रेक नहीं लगाती ना तो ये सारे उसके रिमेनिंग केसेस, अगर यहाँ पे ब्रेक नहीं लगा होता तो रिमेनिंग केस मतलब उसके नीचे के भी जो केसेस है उसकी वैल्यू भी वो क्या कर देता, कंसोल कर देता। बट इसको इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमको ब्रेक लगाना पड़ता है, ठीक है। और देन क्या बोला, द वैल्यू ऑफ द डे इज 3। वैल्यू क्या है, मेरी डे की 3 है, तो जो मेरा मतलब केस 3 है वो भी मैच करिए, क्योंकि यहाँ पे हम वैल्यू ही पास करते हैं। तो ये वाला 3 इस 3 से मैच कर गया, तो वेडनेसडे मेरा क्या हो गया, स्क्रीन पे प्रिंट हो गया। बट अगर उन्होंने बोला लास्ट पे कि अगर डे आपका 5 होता, वहां पे हमने देखा कि जो वैल्यू 1 अगर है, तो अगर मैं डे 5 पास कर रही हूँ तो क्या 5 1 के इक्वल है, नहीं, तो ये कंडीशन मेरी क्या हो जाती है, फॉल्स। फिर 5 क्या मेरे 2 के इक्वल है, तो ये भी कंडीशन फॉल्स। क्या 5 मेरा 3 के इक्वल है, ये भी कंडीशन मेरी फॉल्स। तो क्या अगर मेरी सारी कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी तो मैंने बोला कि कौन सा ब्लॉक वर्क करेगा, अपना डिफॉल्ट ब्लॉक वर्क करेगा। तो डिफॉल्ट ब्लॉक वर्क करेगा तो उसके अंदर की लिखी हुई वैल्यू क्या है, इनवैलिड डे, ये मेरा आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कर देता। और फिर वहां से ब्रेक करके ये क्या हो जाता, वहां से बाहर आ जाता, तो आ जाता। तो इस तरह से स्विच स्टेटमेंट अपनी वर्क करती है। आई होप अभी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
तो ये हम एक तरह से शॉर्टकट देख रहे हैं इसको लर्न करने का, व्हेन टू यूज दिस स्टेटमेंट। तो सबसे पहले इफ स्टेटमेंट कब यूज करनी है, व्हेन चेकिंग अ सिंगल कंडीशन। जब भी आपके पास एक सिंगल कंडीशन पे काम करना है और आपको आपकी सेकंड कंडीशन पे काम करना ही नहीं है, तो तब आप कौन सा ब्लॉक यूज करोगे, इफ वाला ब्लॉक यूज करोगे, ठीक है। इफ एल्स ब्लॉक तब यूज करना है व्हेन डिसाइडिंग बिटवीन द टू पॉसिबल आउटकम। जब आपके पास दो पॉसिबल आउटकम्स हैं, आपको पता है या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, तब आपको कौन सा ब्लॉक यूज करना है, इफ एल्स। मतलब वही अम्ब्रेला वाली एग्जांपल की, मतलब अगर लगता है कि वेदर आज खराब हो सकता है, मतलब बारिश होने के चांसेस है, तो मैं अम्ब्रेला लेके जाऊंगी। अगर बारिश होने के चांसेस नहीं है तो एल्स कंडीशन मेरे को अम्ब्रेला लेके जाने की नीड नहीं है, मतलब दो पॉसिबल आउटकम्स है तो इफ एल्स यूज करेंगे। देन आता है एल्सिफ। एल्सिफ का काम हमने देखा था मल्टीपल कंडीशंस को लिखने के लिए, मतलब व्हेन देयर आर मल्टीपल कंडीशन। अगर अपने पास दो पॉसिबल आउटकम्स थी तो इफ एल्स। अगर अपने पास मल्टीपल कंडीशन चेक करनी है तो उस टाइम पे कौन सी कंडीशन को हम यूज करते हैं, एल्सिफ वाली। इट यूजेस व्हेन कंडीशन इन्वॉल्व्स रेंज इन लॉजिकल ऑपरेशन और डिफरेंट एक्सप्रेशन। तो इसका ये भी पॉइंट है, आप एलसिफ को कब कब यूज करते हो, जब आपको रेंज के बीच में काम करना है, कि लाइक कुछ पर्टिकुलर रेंज आप दे रहे हो, तब आपको चेक करना है। और साथ में आपको लॉजिकल कंडीशन चेक करनी है, लाइक कि मैं देख रही हूँ जो मेरी एज है क्या वो 23 है, या फिर एज जो है वो क्या मेरी 20 मतलब 25 है। मतलब अभी इसमें क्या है, रेंज भी एक तरह से लगा रहे हैं, या मैं कंडीशनल लॉजिकल भी ऑपरेशन यूज कर रही हूँ, मतलब और वाला, या तो ये कंडीशन ट्रू हो जाए या तो ये कंडीशन ट्रू हो जाए एल्स इफ के अंदर। तब भी मतलब उस टाइम पे भी कौन सी कंडीशन को यूज किया जाता है, एल्स इफ। मतलब उसमें क्या हम करते हैं, रेंजेस का भी यूज करते हैं। रेंजेस मतलब कि वो आप देखोगे कि लेस देन, ग्रेटर देन, या मतलब इक्वल है, उस पर्टिकुलर रेंज के बीच में है या नहीं। उस टाइम पे आप लॉजिकल ऑपरेशन भी साथ में यूज करते हो, या आपको डिफरेंट एक्सप्रेशंस के साथ भी काम करना है तब आप एल्स इफ यूज करते हो। और स्विच का क्या है, यूज स्विच व्हेन कंपेयरिंग अ वन वेरिएबल अगेंस्ट द फिक्स्ड वैल्यू फॉर अ बेटर रीडेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। हमने अभी लास्ट में देखा ही है कि कैसे हम एक वेरिएबल, मतलब जैसे हमने डे लिया था उसकी हम वैल्यू को 3 असाइन कर रहे हैं, वो फिक्स वैल्यू, ठीक है, हमने एक वेरिएबल की वैल्यू को असाइन करी, उस पर्टिकुलर वेरिएबल को फिर हमने फिक्स्ड वैल्यू के साथ चेक किया कि केस वन, मतलब वन इन द सेंस कि केस की वैल्यू एक वन थी, फिर केस की वैल्यू टू थी, फिर ऐसे ही केस की वैल्यू थ्री थी। और इसकी जगह के अगर आप डे, अगर यहाँ पे थ्री की जगह आप ऐसे कर रहे हो, सपोज मैं डे पास कर रही हूँ मंडे, तो मेरा जो केस बनेगा वो क्या बनेगा, मंडे। फिर मेरा केस सेकंड क्या बनेगा, ट्यूसडे। तो मतलब क्या है, जो मेरा वेरिएबल है उसकी वैल्यू को चेक किया जाएगा, क्या अगर मेरा जो एक्सप्रेशन जो मैंने पास किया था डे, उसकी जो वैल्यू मंडे थी, क्या वो मेरी किसी केस की वैल्यू से मैच कर रहे हैं, तो हाँ, फर्स्ट वाले केस से मैच करेगी मंडे, और ये एक्सप्रेशन उसकी वैल्यू मैच कर गया, तो ये केस मंडे के अंदर कोई भी कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से स्विच स्टेटमेंट यूज होती है। तो लास्ट हमारे पास क्या आता है, डिफरेंस बिटवीन एलसिफ एंड स्विच स्टेटमेंट। ये भी कॉलेज स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर वो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनसे एलसिफ और स्विच स्टेटमेंट के बारे में पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कवर कर लेना। तो सबसे पहले एलसिफ का यूज क्या है, यूज्ड व्हेन चेकिंग मल्टीपल कंडीशन इन्वॉल्विंग डिफरेंट एक्सप्रेशन। तो एलसिफ जब तब यूज करी जाती है जब हमारे पास बहुत सी मल्टीपल कंडीशन हमको चेक करनी रहती है, और उस मल्टीपल कंडीशन के अंदर हमको डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशन को यूज करना होता है, तब हम किसका यूज करते हैं, एल्सिफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं, ठीक है। देन आती है स्विच स्टेटमेंट। इट इज यूज्ड व्हेन कंपेयरिंग अ सिंगल वेरिएबल अगेंस्ट द मल्टीपल फिक्स वैल्यू। वही डे की वैल्यू जो हमने एक सिंगल वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू रख ली मंडे, है ना, तो उस वैल्यू को किसके साथ चेक किया जाएगा, मल्टीपल फिक्स्ड वैल्यू। मतलब जो केस के अंदर मल्टीपल वैल्यूज दी होगी, या तो मंडे, फिर ट्यूसडे, या कोई भी ऐसी वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू जो दे रखी है, उस वेरिएबल को, उस वेरिएबल मतलब उस एक्सप्रेशन को जो हमने पास किया, उस एक्सप्रेशन के साथ केसेस की वैल्यू को, जो फिक्स्ड वैल्यू है उसको मैच किया जाएगा। तो इसकी किस तरह से स्विच स्टेटमेंट यूज की जाती है, तो स्विच स्टेटमेंट बेसिकली क्या होता है, अल्टरनेटिव सोल्यूशन होते हैं किसका, मल्टीपल इफ एल्स का। अगर मल्टीपल टाइम हम इफ एल्स यूज करें, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके हम अल्टरनेटिव सोल्यूशन और बिल्कुल इजी वे में यूज कर सकते हैं, तो हम स्विच लगा के यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन अपने पास कंपैरिजन टाइप में क्या आता है, सो इट कैन हैंडल दी कम्प्लेक्स कंडीशन। तो जब भी अपने को एल्स इफ स्टेटमेंट यूज करनी होती है, उसमें हम मल्टीपल कंडीशन, या कह सकते हो मल्टीपल एक्सप्रेशन या कम्प्लेक्स कंडीशन जो होती है ना, उसको हैंडल करने के काम आता है। मतलब इसमें हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल टाइप के एक्सप्रेशन पास कर सकते हैं। पहले एक्सप्रेशन हमें ये पास किया जैसे कि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है, फिर हमने कॉमा लगा के नेक्स्ट एक्सप्रेशन पास किया कि जो y की वैल्यू है वो क्या है, इज इक्वल्स टू 5 है। वो हमने अभी इसके पहले देखा ना, व्हेन टू यूज विच वन। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या रहता है कि रेंज वगैरह हम पास कर सकते हैं, या लॉजिकल ऑपरेटर मतलब एंड वाला यूज कर सकते हैं, या फिर ग्रेटर देन लेस देन आ गया। तो ये सारी चीजें कौन हैंडल करता है, एल्सिफ, ठीक है। तो ये मतलब कॉम्प्लेक्स कंडीशन के लिए हम यूज करते हैं। देन इट वर्क्स फॉर
बेस्ट फॉर एग्जैक्ट मैचेस केसेस वैल्यूज मस्ट बी कांस्टेंट। तो स्विच का काम क्या है कि ये एग्जैक्ट मैच को ढूंढने के काम आता है कि कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू अगर उसको मिल गई, कोई भी केस की वैल्यू अगर मैच करी, केस की वैल्यू जो हम पास करते हैं वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। जैसे मंडे पास किया तो वो कांस्टेंट है, वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा। उसके बाद अगर आपने एक बार उसकी वैल्यू मतलब वो केस बना दिया तो ठीक है। तो ये उस पर्टिकुलर केसेस के साथ एग्जैक्ट मैच को ढूंढता है और उसके अकॉर्डिंग ये एग्जीक्यूट करता है। देन रीडेबिलिटी बिकम हार्ड टू रीड इफ देयर आर टू मेनी कंडीशन। अब इसमें ऑब्वियसली बहुत सी कंडीशन लगा रखी है, एक्स की वैल्यू 10 है, ग्रेटर देन 10 है, फिर यहाँ पे हम वाई को 5 के इक्वल रख रहे हैं, फिर लॉजिकल भी लगा रहे हैं, फिर लेस देन की कंडीशन लगा रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा हार्ड है इसको रीड करना, क्योंकि अगर बहुत सारी कंडीशन होगी तो कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी और रीड करने में भी हमको प्रॉब्लम होती है। तो ये मोर रीडेबल है फॉर द मल्टीपल कंपैरिजन। जब भी आपको मल्टीपल कंपैरिजन के साथ काम करना है तब स्विच स्टेटमेंट को यूज करना बेस्ट है, ठीक है। देन अपने पास आता है एग्जीक्यूशन चेक ईच कंडीशन वन बाय वन अंटिल अ मैच इज फाउंड। तो इसमें क्या होता है, वन बाय वन कंडीशन को चेक किया जाता है, तब तक किया जाता है जब तक उनको एक मैच क्या होता है, फाउंड, मतलब जब तक उनको मैच मिल नहीं जाता तब तक हर कंडीशन चेक की जाएगी, ठीक है। देन इट्स जम्प्स डायरेक्टली टू द मैचिंग केस मेकिंग इट फास्टर इन सम केसेस। तो इसमें क्या होता है, ये जब भी मतलब केस मैच करते हैं, मतलब डायरेक्टली जंप कर जाता है उस पे, जो उसको केस मिल गया मैच वाला तो वो वहां पे डायरेक्टली जंप कर जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए उसको एलसिफ से फास्टर बोला गया है। और देन आता है डाटा टाइप सपोर्ट। तो जो एलसिफ है उसमें क्या होता है, ये सारे डेटा टाइप से वर्क के साथ वर्क करता है। हमने ऊपर देखा कि इसमें हम लेस देन ग्रेटर देन ये सब, और एक्स में हम जो क्या कर रहे हैं, इंटीजर वैल्यू पास कर रहे हैं या आप स्ट्रिंग पास कर रहे हो या बूलियन या ऑब्जेक्ट कुछ भी पास कर रहे हो, ये सबके साथ वर्क करता है। बट जो स्विच है वो सिर्फ इंटीजर कैर स्ट्रिंग और इनम से इनम के साथ वर्क करता है। बूलियन वैल्यू और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के साथ जो स्विच की वैल्यू है वो वर्क नहीं करती है, आपने याद रखना है। देन डिफॉल्ट केस हमें पता है कि जब हमारी सारी कंडीशन एल्स इफ के अंदर क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो फिर वो डिफॉल्ट वाला केस चलाता है। और इसमें डिफॉल्ट वाला केस कौन सा होता है, हमारा एल्स ब्लॉक होता है। द लास्ट एल्स ब्लॉक हैंडल अनमैच केस। अगर कोई भी केस मैच नहीं हो रहा तो एल्स ब्लॉक वर्क करेगा। फिर स्विच के अंदर क्या होता है, डिफॉल्ट केस हैंडल द अनमैच। तो ये वैसे तो ऑप्शनल ही है, मैंने आपको बताया था, बट अगर हमारे कोई भी केस मैच नहीं कर रहा है तो कौन सा फिर चलेगा, डिफॉल्ट वाला चलेगा। मतलब अनमैच वैल्यू के लिए डिफॉल्ट केस वर्क करता है। देन अपने पास आता है ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट इसमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, एग्जीक्यूशन स्टॉप आफ्टर अ मैच ब्लॉक। अगर उस कोई भी मैच वाला ब्लॉक अगर मिल ही गया तो उसमें ब्रेक लगाने की नीड नहीं है, वो बाकी कुछ भी एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं, आगे जाएगा ही नहीं, उसी ब्लॉक से वो बाहर आ जाएगा, खुद से आ जाएगा। तो ब्रेक इसके अंदर नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो लास्ट में क्या है, स्विच के केस में रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द फॉल थ्रो टू द नेक्स्ट केस। इसमें ये प्रॉब्लम होती है फॉल थ्रो की। इसमें क्या होता है, हमें इस कंडीशन को प्रिवेंट करना पड़ेगा, और प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट को यूज करते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि स्विच में ब्रेक स्टेटमेंट लगवाना कंपलसरी। अगर नहीं लगाओगे तो वो क्या करेगा, बिना ब्रेक के वो आपकी अगर मैच हो भी गया तो आपकी रिमेनिंग जो केसेस है उसको भी एग्जीक्यूट, उसके अंदर जो लिखी हुई आपकी स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो इसलिए ब्रेक लगाना जरूरी है। तो आई होप आपको भी इसका डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच गाइस। तो आज हमने अपने इस लेक्चर में कंडीशनल स्टेटमेंट को देखा, उसकी टाइप्स को देखा और कैसे उसको कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, उसकी सिंटेक्स, उसकी क्वेरीज और रियल लाइफ एग्जांपल से भी समझा। और लास्ट में हमने स्विच और एलजेब्रा का स्टेटमेंट का डिफरेंस भी देखा, जो कॉलेज परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो आप अच्छे से, आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो गाइज आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और मैं आपकी हर कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगी। तो इसी तरह से मेरी वीडियोस को देखते रहो, ग्रो करते रहो और आगे बढ़ते रहो। और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो थैंक यू सो मच। राम राम सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।